हाँ, तो देखिए बोर एटॉमिक मॉडल, तो पहली चीज़ तो बोर एटॉमिक मॉडल का जो बेस है वो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट है। जो मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी हमने पढ़ी थी ना, वो बेस है, वो आधार है। किसका बेस है? बोर एटॉमिक मॉडल। तो पहली बात तो ये है कि बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, भाई ये लाइट की क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड है। अब ये बोर एटॉमिक मॉडल के मेन पॉइंट्स क्या क्या है देखिए। देखो, जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था, जिसमें कि रदरफोर्ड ने ये बोला था कि टोटल मास एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज लोकलाइज्ड इन द न्यूक्लियस। एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल मास कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस में होता है। एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। इट वाज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जो हम पहले गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। बोर एटॉमिक मॉडल में 3 पॉइंट्स हैं, 3 स्टेटमेंट हैं। बोर मॉडल का जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल वही है जो कि रदरफोर्ड के मॉडल का है उसमें, और बोर मॉडल के पहले स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो देखिए यहाँ पर, वो ये सेम बिल्कुल। और उस पहले स्टेटमेंट में देखिए, रदरफोर्ड के मॉडल में हमने जो पढ़ा था ना कि एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज और एटम का मास इज लोकलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर है। वही चीज़ यहाँ पे हम मेंशन करने वाले हैं कि टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल मास, पॉजिटिव चार्ज भी और टोटल मास भी, किसका? ऑफ एटम, एटम का, इज कहाँ पर रखा हुआ है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस क्या है? एटम का सेंट्रल पार्ट। न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, इज लोकलाइज्ड एट न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में लोकलाइज्ड है। एंड इलेक्ट्रॉन, ये किसका सिंबल है? इलेक्ट्रॉन का। सब पहले अपन देख चुके डिटेल में। हम जहाँ भी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे लिखेंगे स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन। एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, रिवॉल्व, रिवॉल्व का मतलब होता है चक्कर लगाना, चक्कर लगाना। रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में गोल गोल चक्कर लगा रहा है। ऐसा ही तो रदरफोर्ड ने भी कहा था ना। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन के ऊपर 2 अपोजिट फोर्स काम करते हैं। 2 अपोजिट फोर्स एक साथ इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्ट करते हैं। अब जरा वो 2 अपोजिट फोर्स कौन कौन से हैं, एक डायग्राम से देखते हैं। देखो, बोर मॉडल के अकॉर्डिंग एटम कुछ ऐसा है, देखिए बिल्कुल ये स्फेरिकल है, जिसके सेंट्रल में पॉजिटिव चार्ज है। अब कितना पॉजिटिव चार्ज होगा? प्रोटॉन के नंबर के बराबर। न्यूक्लियस में यदि 1 प्रोटॉन है तो 1 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होगा, और 10 प्रोटॉन है तो 10 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होगा। अच्छा, प्रोटॉन के नंबर का इंडिकेशन क्या है? एटॉमिक नंबर, जेड। नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या बोलते हैं हम? जेड। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड जेड। तो न्यूक्लियस में कितना पॉजिटिव चार्ज है? जेड के बराबर पॉजिटिव चार्ज है। जेड इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन है। अच्छा, अब एक इलेक्ट्रॉन देखिए, किसी सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल ही है, इलेक्ट्रॉन का मास
एम है, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो लीनियर है, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, लीनियर है। बट जो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो सर्कुलर है। ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है। दिस एरो रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन and this arrow represent the direction of velocity of electron। अब साहब इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी की डायरेक्शन तो लीनियर है, अलोंग टू स्ट्रेट लाइन है, बट पाथ सर्कुलर क्यों है? तो पाथ इसलिए सर्कुलर है क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में कंटिन्यूअस एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। क्यों काम करता है अट्रैक्शन फोर्स? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, और अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। तो ड्यू टू अपोजिट चार्ज देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। इस अट्रैक्शन का एक साइंटिफिक नाम है, और वो नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ये जो एरो है ये एक अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और इस अट्रैक्शन का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अच्छा, केवल यदि अट्रैक्शन होता तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाता? फिर तो यदि इलेक्ट्रॉन के ऊपर केवल अट्रैक्शन फोर्स ही काम करता तो क्या होता? इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और फाइनली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अटैच हो जाता। बट ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर बाहर की तरफ एक और फोर्स लगता है, और इस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, बाहर की तरफ क्यों लगता है फोर्स? और क्या इलेक्ट्रॉन पर ही लगता है? तो ऐसा नहीं है। जब भी कोई भी चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करता है जिसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कई बार हम जो किसी व्हीकल में बैठे होते हैं और वो टर्न लेता है, व्हीकल टर्न लेता है किसी मोड़ के ऊपर, हम एक तरफ झुक जाते हैं। अब क्यों झुकते हैं टर्न लेने पर? क्योंकि जितनी देर तक व्हीकल गोल घूमेगा हमारी बॉडी के ऊपर, क्योंकि वी आर द पार्ट ऑफ द व्हीकल, एक फोर्स काम करेगा बाहर की तरफ, और उस फोर्स के कारण हम झुक जाते हैं, और उस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कई बार आपने घर पे देखा होगा, एक गिलास में कांच की गोली को गोल गोल घुमाइए, वो कांच की गोली उस गिलास की दीवारों पर चिपकती हुई चलती है। एक गोली लीजिए, क्या कोई भी सॉलिड पार्टिकल लीजिए, उसको गिलास में डालिए और गिलास को ज़ोर से गोल गोल घुमाइए, आप देखेंगे वो कांच की गोली उस गिलास की दीवारों पर चिपक करके चलती है। अच्छा, वो गोली दीवारों पर चिपक करके क्यों चलती है? क्योंकि ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑफ द गोली फील द सम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उस फोर्स के कारण वो गोली दीवार के गिलास की दीवारों पर चिपक करके चलती है। आपने मौत का कुआं देखा होगा, उस मौत के कुएं में दीवार के ऊपर मोटरसाइकिल गोल गोल चलती है। अब क्यों चल रही थी, नीचे क्यों नहीं गिरती? क्योंकि वो भी तो गोल गोल घूम रही है ना। तो घूमने के दौरान मोटरसाइकिल के ऊपर भी बाहर की तरफ एक अट्रैक्शन, एक वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, और वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो मोटरसाइकिल को मौत के कुएं की दीवार से चिपका करके रखता है। अब इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का मास भी है, तो जब इलेक्ट्रॉन भी गोल गोल घूमता है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी बाहर की तरफ एक फोर्स काम करता है, और इस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो ड्यूरिंग द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यूरिंग द रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, देर आर टू अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन। वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड सेकेंड इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब दोनों के मैथमेटिकल वैल्यूज क्या क्या हो वो देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट इस लाइन के बाद अब देखिए, ड्यूरिंग द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मोशन के दौरान क्या हो रहा है? टू अपोजिट फोर्स एक्ट
ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो अपोजिट फोर्स एक्ट करते हैं। कौन कौन से अपोजिट फोर्स? वन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मैथमेटिकल वैल्यू क्या होती है? यह फिजिक्स में बहुत ही डिटेल में आएगा आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम यहाँ पर केवल इसका फॉर्मूला काम में लेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, देखिए, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है। एम इज द मास ऑफ पार्टिकल। यदि ग्लास में कांच की गोली घूम रही है तो कांच की गोली का मास होगा। यदि मौत के कुएं में मोटरसाइकिल घूम रही है तो मोटरसाइकिल का मास एम है। v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब यदि पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, और पार्टिकल मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल की वेलोसिटी। और r रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ये जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस है r, यानी कि यहाँ पर r इज द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है ये सर्कुलर पाथ की रेडियस भी है। तो r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो पहला तो ये है। दूसरा फोर्स होता है, देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कि किसने दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन? तो एक लॉ है फिजिक्स में, कूलॉम्स लॉ। फिजिक्स में लॉ है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ एक्सप्लेन द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। कूलॉम्स लॉ किसको एक्सप्लेन करता है? कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स को बताता है। क्या बताता है? तो कूलॉम ने बताया कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और चार्ज के बीच में डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यदि ये चार्ज कॉमन चार्ज है, सेम चार्ज है, तो रिपल्शन फोर्स होगा, और अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा। यहाँ पर अपोजिट चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिवली चार्ज बट न्यूक्लियस इज द पॉजिटिवली चार्ज, तो अट्रैक्शन होगा। इसलिए हमने लिखा यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अब मान लीजिए, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, जरा देखिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, E। ध्यान दीजिए, चलो पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज है Q1, मान लीजिए न्यूक्लियस का चार्ज है Q2, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस है R, तो R का क्या होगा? स्क्वायर। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है ये चार्ज के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल होता है। और जब प्रोपोर्शनल को इक्वल में बदलेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको कहेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब ये जो k की जो वैल्यू है, देखिए, ये होती है 1, लेकिन 1 किस में होती है? CGS सिस्टम में। इन CGS सिस्टम, CGS का मतलब जानते हो ना, ये मेजरमेंट के दो सिस्टम होते हैं, MKS और CGS सिस्टम। तो CGS सिस्टम में इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1। अच्छा, Q क्या है, जरा देखिए, Q1। Q1 अपन क्या करें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान ले Q1, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज का सिंबल है स्मॉल e। स्मॉल ई की कोई ना कोई मैथमेटिकल वैल्यू होती है, तो Q1 की जगह लिख देते हैं हम स्मॉल e। और एंड Q2, Q2 क्या है? चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, एक प्रोटॉन का जो चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। अब यदि हमने एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई से इंडिकेट किया है तो एक प्रोटॉन के चार्ज को भी ई से इंडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिकली दोनों सेम ही हैं। लेकिन न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? जेड। अब एक प्रोटॉन का चार्ज ई, दो प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा? 2e।
और 3 प्रोटॉन का चार्ज 3, और जेड प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, जेड ई। तो क्या हो जाएगा, जेड ई, ये न्यूक्लियस का चार्ज है। अब इन सबको अपन इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के फार्मूले में रख देते हैं, तो अट्रैक्शन फोर्स वाले फार्मूले में रख देते हैं। तो अट्रैक्शन फोर्स इक्वल टू, तो के की जगह रख देते हैं 1। अब देखो Q1 की जगह रख देते हैं E, Q2 की जगह पर जेड ई और आर स्क्वायर, यानी कि जेड ई स्क्वायर अपन कितना हो गया, आर स्क्वायर। इस फार्मूले को याद रखना, आगे भी काम आएगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला है, जो कि एटम के अंदर काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। अच्छा, अब देखिए, इलेक्ट्रॉन इस एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ में, अच्छा इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। वो सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उस पाथ का नाम होता है ऑर्बिट। और भी नाम होते हैं, बट फिलहाल अपन एक नाम काम में ले लेते हैं, उस नाम क्या है, ऑर्बिट। और भी नेम है इसके, अभी आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पे, बट फिलहाल यहाँ पर हम एक नाम इसको देते हैं, वो नाम क्या है, ऑर्बिट। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में, अपना ऑर्बिट मतलब अपने सर्कुलर पाथ में, एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली घूमता रहे, अपने ऑर्बिट से ऊपर नीचे ना जाए, या न्यूक्लियस से एक फिक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाता रहे, क्या इसकी कोई नेसेसरी कंडीशन हो सकती है क्या, कि साहब यदि ऐसा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से एक फिक्स डिस्टेंस पर चक्कर लगाता रहेगा। बताओ क्या कोई कंडीशन हो सकती है इसकी, कोई ऐसी सरकमस्टांसेस, कोई ऐसी कंडीशन कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से एक फिक्स डिस्टेंस के ऊपर सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता रहे। एक कॉमन सेंस से सोचिए, कॉमन सेंस को अप्लाई करके देखिए कि साहब यदि ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डिस्टेंस पर लगातार घूमता रहेगा, उस डिस्टेंस से इलेक्ट्रॉन न तो थोड़ा ऊपर जाएगा और न थोड़ा नीचे आएगा। क्या कंडीशन हो सकती है, जरा सोच के देखते हैं। बोलिए। चलो मैं पॉज कर देता हूँ इधर, चलो ध्यान दीजिए इधर। तो भाई ये दोनों फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में है, यदि इक्वल हो जाए, जितना फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है उतना अंदर की तरफ भी लगे, तो क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से एक फिक्स डिस्टेंस पर लगातार अपने पाथ में चक्कर लगाता रहेगा, उसका पाथ डिस्टर्ब नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन का पाथ यदि फिक्स हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेशनरी पाथ। स्टेशनरी मतलब फिक्स, अब फिक्स भी कह सकते हैं हम, बट स्टेशनरी इज द साइंटिफिक वर्ड, साइंटिफिक है, हम साइंस पढ़ रहे हैं हम, तो वर्डिंग पूरी साइंस की लेनी पड़ेगी ना साहब। ऑर्बिट आप सीधा कह दो ना, गोल गोल घूम रहा है, सर्कुलर पाथ। अब सर्कुलर पाथ को एक वर्ड दे दिया ऑर्बिट, ये दो लिखने पड़ेंगे, सर्कुलर पाथ स्पेलिंग भी बड़ी सर्कुलर की, एक छोटा सा वर्ड हमने काम में ले लिया ऑर्बिट। ऑर्बिट का मीनिंग ही होता है सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट बोलते हैं। अच्छा, वो ऑर्बिट यदि फिक्स है, फिक्स का मतलब फिक्स डिस्टेंस पर है, तो क्या बोलेंगे, स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी, ये किताब कॉपी को भी स्टेशनरी बोलते हैं ना अपन। अब उसको स्टेशनरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि 11 की किताब फिक्स है, 12 की किताब भी फिक्स है, 12 की 11 में नहीं चलेगी, 11 की 12 में नहीं चलेगी, इसलिए नाम क्या रखा, स्टेशनरी। वैसे स्टेशनरी का नाम क्या होता है, फिक्स, कांस्टेंट। तो फॉर कांस्टेंट ऑर्बिट, फिक्स ऑर्बिट, और साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी काम में ले तो हम स्टेशनरी ऑर्बिट। तो स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए देखिए क्या होगा, फॉर स्टेशनरी ऑर्बिट, ऑर्बिट, ये जो दोनों अपोजिट फोर्स हैं दे शुड बी सेम, यानी कि इस कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शुड बी इक्वल
अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा अट्रैक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ये बराबर होने चाहिए। तो ऑर्बिट क्या हो जाएगा? स्टेशनरी हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला ये रहा, mv² अपॉन आर। अट्रैक्शन फोर्स का फार्मूला ये रहा, सीजीएस सिस्टम ले रहे हैं अपन। सीजीएस में जेड की वैल्यू क्या है? 1 रख दी हमने। साहब एम केस में क्या होती है? एम केस में होती है 9 × 10⁻⁹ और सीजीएस में 1। आसान कौन सी है? सीजीएस। तो इसी को काम में ले लो ना, काहे को उलझते हो अनावश्यक, ठीक है ना। चलो, और ये वैल्यू है Z² अपॉन R², Z² अपॉन R²। अब इधर भी R², इधर भी नहीं, इधर R, इधर R², तो R से स्क्वायर कैंसिल हो गया और एक इक्वेशन हमको मिल गई, mv² = Z² अपॉन R। ये बोर मॉडल का पहला स्टेटमेंट है, जो कि रदरफोर्ड मॉडल से ज्यों का त्यों उठा लिया। यहाँ बोर ने अपनी कोई अकल नहीं लगाई। बोर की अकल इसके आगे के 2 स्टेटमेंट में है। ये सारी बात तो रदरफोर्ड ने भी बता दिया था, सब कुछ ही है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, वो बोर का क्या है। ये तो पहली बात होगी, बोर एटॉमिक मॉडल का पहला स्टेटमेंट यही है, जो एज इट इज किसके इक्वल है? रदरफोर्ड मॉडल के जैसा है। अब सेकंड में बोर ने क्या कहा, देखिए रदरफोर्ड और बोर में बेसिक एक फर्क है। रदरफोर्ड ने कहा कि एटम के सभी इलेक्ट्रॉन एक ही पाथ में चक्कर लगा रहे हैं। जैसे कि आयरन के एटम में 26 इलेक्ट्रॉन है, अब सारे 26 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में, एक ही पाथ में चक्कर लगा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। बोर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। साहब ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है कि एक ही पाथ में इलेक्ट्रॉन की भीड़ बढ़ जाएगी, और भीड़ बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा। भाई कॉमन चार्ज तो दूर दूर रहने चाहिए ना, सेम चार्ज शुड बी नियर, कॉमन चार्ज शुड बी फार अवे है, उनमें तो रिपल्शन होता है। साहब एक ही पाथ में सारे इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन अलग अलग पाथ में चक्कर लगाएंगे। तो बोर ने इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट पाथ डिसाइड किए, अलग अलग पाथ दिए, अलग अलग ऑर्बिट दिए। सब एटम में एक पाथ नहीं होता, एटम में बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट है। ये जो डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, ये जो डिफरेंट सर्कुलर पाथ हैं, दैट वाज गिवन बाय बोर, दैट वाज नॉट गिवन बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने कहा कि सब एक ही में चक्कर लगाएंगे, सब एक के पीछे एक चक्कर लगाएंगे। बट बोर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, डिफरेंट पाथ डिसाइड किए। बोर ने कहा कि एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट फिक्स होता है, डिसाइडेड होता है। अब डिसाइडेड तो कौन सा ऑर्बिट डिसाइडेड है? आखिर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर चक्कर कहाँ लगाता है? कि साहब जहाँ मर्जी आए चक्कर लगा लो। ये न्यूक्लियस किसी इलेक्ट्रॉन की जमी कि मैं तो यहाँ घूमूंगा तो यहाँ घूम जाए, वो किसी के जमी यहाँ घूम जाए तो यहाँ घूम जाए। तो क्या इलेक्ट्रॉन की मन मर्जी है क्या? नहीं है, मन मर्जी नहीं है। जैसे स्कूल से घर का आपका पाथ फिक्स है ना, यहाँ पर क्लास फिक्स है, नहीं साहब हम तो 11 के, हम तो 9 में बैठेंगे आज, मन मर्जी हमारे, ऐसा थोड़ी चलेगा। अरे नहीं साहब मैं तो कॉलेज में बैठना है आज तो मैं आगे फिक्स है, नियम है आपके बैठने का। भाई आपको मार्कशीट देख के बैठाया जाएगा। भाई पुरानी मार्कशीट किसकी है? 10th की, चलो 11th में। मीडियम कौन सा था? इंग्लिश, चलो इंग्लिश में। हाँ हिंदी वाले कुछ बच्चे इंग्लिश में बैठने की जिद करते हैं यहाँ पर। सब 10th हिंदी था और इंग्लिश में बैठ पर मना करते हैं, भाई हिंदी इंग्लिश का कोई क्राइटेरिया नहीं है, तुम्हें PCM पढ़ना है तुम्हें। तो सब इंग्लिश वाले ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं। किस लिए कहते हैं ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं? हिंडोन से तो हिंदी वाले ज़्यादा होते हैं। हाँ इंग्लिश में पेपर आसान आता है, आसान क्वेश्चन अलग थोड़ी आता है, क्वेश्चन तो वही आते हैं। हाँ इंग्लिश की किताबें, किसने कहा इंग्लिश किताबें अच्छी होती है? एज इट इज ट्रांसलेशन हिंदी में उसका इंग्लिश का एक जैसी है। फिर उनके समझ में बैठती, फिर वो दोबारा फिर हिंदी में बैठते हैं, फिर वो अच्छा करते हैं। फिर भी इतने फ्रीडम है कि इंग्लिश वाला हिंदी में, हिंदी वाला इंग्लिश में बैठ सकता है, जिद कर ले तो। मतलब अच्छा तो ये कि हिंदी वाला हिंदी पढ़े और इंग्लिश वाला इंग्लिश ही पढ़े, अच्छा तो ये है, ठीक है ना। खैर चलो देखिए, अपन तो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो बोर ने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का पाथ खोजा उसने।
इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट पार्ट डिसाइडेड किए, और और जब उसको पाथ का एक सूत्र पता लग गया बोर को, सब इलेक्ट्रॉन कौन से पाथ में चक्कर लगाएगा, आपको पाथ को दूरबीन से तो देख नहीं सकता है, एटम तो बहुत छोटा है, आज भी एटम को देखना पॉसिबल नहीं है, एटम क्या मॉलिक्यूल को देखना पॉसिबल नहीं है। अब एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कलेक्ट करके बोर ने इलेक्ट्रॉन के लिए पाथ निकालने के लिए एक फार्मूला दिया उसने। अब उस फार्मूले को लैंग्वेज में क्या कह रहे हैं हम, वो बोर का सेकंड स्टेटमेंट है। तो बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर उस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई का मल्टीपल इंटीग्रल हो। इलेक्ट्रॉन एक रूल बनाया, भले जो एक्सपेरिमेंट से पता लगा उसको, क्या पता लगा कि इलेक्ट्रॉन किन पाथ में चक्कर लगा रहे हैं, उस पाथ के बारे में एक इंफॉर्मेशन जुटाई बोर ने कि आपका घर से स्कूल आने का रास्ता क्या है, सूचना जुटाई। अब उस रास्ते के लिए एक नियम बना दिया उसने, और एक नियम क्या बनाया कि इलेक्ट्रॉन हर किसी पाथ में चक्कर नहीं लगाता, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली in those of circular path in which angular momentum of electron is equal to multiple integral of NH upon 2 pi। यानी कि इलेक्ट्रॉन उसी पाथ में चक्कर लगाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई का मल्टीपल इंटीग्रल हो। अब बताओ मल्टीपल इंटीग्रल का क्या मतलब है, पहले मल्टीपल इंटीग्रल का मतलब समझिए आप। चलो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं अपन, फिर इसके उसको समझते रहेंगे। देखिए अब ये जो स्टेटमेंट है इन पाथ के लिए बस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दोज ऑफ ऑर्बिट। अब मैंने वर्ड ऑर्बिट काम में लिया है भाई, है ना, सर्कुलर पाथ बड़ा लंबा चौड़ा है दिखने में, है ना, लिखने में मैंने क्या कह दिया, ऑर्बिट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दोज ऑफ ऑर्बिट इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ NH अपॉन 2 पाई। ये बोर मॉडल का सेकंड स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दोज ऑफ ऑर्बिट इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ NH अपॉन 2 पाई। अब यहाँ पर ये एंगुलर मोमेंटम का क्या मतलब है, मल्टीपल इंटीग्रल का क्या मतलब है। NH अपॉन 2 पाई, तो एच तो प्लेइंग कांस्टेंट है ही, एन एक नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 1 2 3 4, जीरो नहीं होता, 1 2 3 4। पाई, वो पाई जो आप जानते हो मैथमेटिक वाला पाया 22/7 होता है ना, पाई वो है। तो देखो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई के बराबर हो, इसका मल्टीपल इंटीग्रल हो। अब जरा थोड़ा ये एंगुलर मोमेंटम और मल्टीपल इंटीग्रल को और समझ लेते हैं, यही समझ लेते हैं। देखिए देखो, एक तो होता है मोमेंटम, एक होता है एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, mv, मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं मोमेंटम। बट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr, यदि r से और गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, जब किसी पार्टिकल में केवल लीनियर मोशन होता है तो उसका होता है मोमेंटम, और वो होता है m इंटू वी। लेकिन जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो उसके दोनों मोमेंटम होते हैं,
एंगुलर मोमेंटम भी होता है और मोमेंटम भी होता है, क्योंकि मास है वेलोसिटी इसलिए मोमेंटम भी है, बट पाथ सर्कुलर है और इसलिए एंगुलर मोमेंटम भी है। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ से, मैं देखिए तो एंगुलर मोमेंटम यानी कि एम वी आर, क्या हो गया इसमें भाई, तो देखिए एम वी और आर, ये तो क्या होगा एंगुलर मोमेंटम। अब ये एंगुलर मोमेंटम किसका मल्टीपल इंटीग्रल है, एन एच अपॉन 2 पाई का। साहब ये मल्टीपल इंटीग्रल का क्या मतलब होता है, पहले मल्टीपल इंटीग्रल का मतलब समझते हैं। देखिए एक नंबर है 5, मान लो 5 है, अब 5 के मल्टीपल इंटीग्रल क्या क्या होंगे, तो वो होंगे, देखो हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 ही आएगा। अच्छा 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 10। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 15। तो ये जो नंबर आए ना 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये सारे नंबर ये 5 के मल्टीपल इंटीग्रल नंबर है। मतलब 5 को यानी कि 5 को किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर आएगा, दिस नंबर विल बी मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ 5। ऐसे यहां पर है। अब h क्या है, प्लेइंग कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, तो h अपॉन 2 पाई भी कांस्टेंट होगा। अब वेरिएबल क्या बचा, n, और n की वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो h अपॉन 2 पाई का जो मल्टीपल इंटीग्रल होगा कितना होगा, h अपॉन 2 पाई इंटू 1, h अपॉन 2 पाई इंटू 2, h अपॉन 2 पाई इंटू 3, ऑल टर्म विल बी मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ h अपॉन 2 पाई या एन एच अपॉन 2 पाई। तो ये होता है मल्टीपल इंटीग्रल का मतलब, यानी कि एन एच अपॉन 2 पाई, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब यह n की जो वैल्यू है n, ये ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करती है। n की जो वैल्यू है मैथमेटिकल, n की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अप टू द इनफाइनाइट। तो ईच वैल्यू ऑफ द n रिप्रेजेंट द बोर ऑर्बिट, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट पर रिवॉल्व करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एन एच अपॉन 2 पाई का मल्टीपल इंटीग्रल होगा। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता था कि एंगुलर मोमेंटम का मतलब एम वी आर होता है ना, अब ये एम वी आर किसके बराबर होगा, एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर, और हियर n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। अभी जो n के वैल्यूज़ है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए नोट कर चुके होंगे आप लोग। अब देखिए जो n की जो मैथमेटिकल वैल्यूज़ है वो रिप्रेजेंट करेगी किसको, बोर ऑर्बिट को, रिप्रेजेंट द ऑर्बिट। ऑर्बिट मीन्स वो सर्कुलर पाथ जहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो n देखो, वैल्यू ऑफ n रिप्रेजेंट द ऑर्बिट। अब इस ऑर्बिट के और भी बहुत सारे नाम है, देखें यहाँ पर। ऑर्बिट वो सर्कुलर पाथ जिसमें कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इस ऑर्बिट को शेल भी कहते हैं यहाँ पर, शेल। इसको स्टेशनरी शेल भी कह देते हैं, स्टेशनरी शेल। ये सब ऑर्बिट के अलग अलग नाम हैं, हिंदी में तो नाम और भी ज़्यादा हैं, इंग्लिश में कम से कम 2 नाम तो है, एक तो ऑर्बिट और एक शेल। ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिट। ऑर्बिटल अलग चीज़ का नाम है, ऑर्बिट वो सर्कुलर पाथ है इसमें कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इसी को शेल भी कहते हैं, इसी को एनर्जी शेल भी कह देते हैं, इसी को स्टेशनरी शेल भी कह देते हैं। बट मोस्ट पॉपुलर जो नेम हो क्या है, ऑर्बिट है। शेल भी बहुत पॉपुलर है, शेल को भी बहुत काम में लिया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम आने वाला वर्ड है यहाँ पर ऑर्बिट। अब कैसे देखिए, जैसे n इजिकल टू 1,
n इज इक्वल टू 1, हम इसको कहेंगे फर्स्ट ऑर्बिट। क्या कहेंगे हम? फर्स्ट ऑर्बिट। अब बोर ने क्या किया, इस ऑर्बिट को अपनी तरफ से एक नाम भी दे दिया। जैसे स्कूल का नाम है ना निर्मल स्कूल, आपने घर का भी नाम रख लेते हो तुम, फला विला, फला मंजिल लिख देते हो ना, भवन लिखते हो ना घर का नाम, श्याम भवन, सब अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने घरों के नाम लिखते हैं। तो बोर की भी श्रद्धा जाएगी। इट वॉज ए ग्रेट इन्वेंशन, बहुत बड़ी डिस्कवरी थी ये। बोर को नोबेल प्राइज मिला था 1931 में इसके लिए, इन ऑर्बिट को डिस्कवर करने के लिए। नोबेल प्राइज विनिंग साइंस ही है उस समय है। तो बोर की श्रद्धा जाएगी, उसने नाम रखा ऑर्बिट का। और पहले ऑर्बिट का क्या नाम रखा? के शेल। क्या नाम रखा? के। आपके कैपिटल में स्मॉल में नहीं है, ये कैपिटल स्मॉल का बड़ा चक्कर है केमिस्ट्री में। स्मॉल लेटर अलग चीज़ का सिंबल होता है और कैपिटल अलग का होता है। तो इसको क्या नाम रखा? के शेल। फर्स्ट ऑर्बिट का नाम क्या रखा? के शेल। n इक्वल टू 2, ये होगा सेकेंड ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट। अब के बाद कौन सा आता है आपके? के एल। एल कैपिटल एल, तो एल शेल। इसी तरीके से देखिए n इज इक्वल टू 3, ये थर्ड ऑर्बिट है और इसका नाम रखा एम शेल। n इज इक्वल टू 4, ये आपके फोर्थ ऑर्बिट है और इसका नाम रखा एन शेल। साहब इसके आगे, अब इसके आगे जेड तक अंग्रेजी चलती है, तो एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, बिल्कुल इसी ऑर्डर में, बस कैसे शुरू करेंगे? के एल एम एन ओ पी क्यू आर, आगे भी ये चलता रहेगा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट है बोर का। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, जो एटम का जो डायग्राम बनेगा, मैं इसको यहाँ पे अरेंज कर रहा हूँ, आपने नोट कर चुके होंगे आप लोग। अब देखिए इसमें जो एटम का जो डायग्राम बनता है, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, तो भाई ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और ये फोर्थ ऑर्बिट। हालांकि सही डायग्राम नहीं है, सही अभी आगे देखेंगे हम, बट जितना पढ़ा उसके अनुसार सही है। तो डेट इज अ फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट का नाम है के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। इसके आगे भी ऑर्बिट होता है। अभी सही नहीं तो सही क्या, अभी सही आगे आएगा, अभी सही भी आएगा। पहले गलत तो पढ़े अपन, फिर ये क्यों बना, अभी यहाँ क्यों नहीं बना दिया सही? जगह नहीं थी बोर्ड पे, इसलिए मैंने गलत बना के काम चलाया। अभी इसलिए मैंने गलत बना के काम चलाया कि साहब सही बना दो ना विटार करके। अरे भाई अभी पीछे मत पढ़ो, ठीक है ना, अभी आगे सही का नंबर आएगा ना, वहाँ सही भी देखेंगे। अभी 10 तक कितना पढ़ के आए हो आप, ठीक है ना। इसलिए तो ये एटम का डायग्राम है, ये है आपके सेकंड स्टेटमेंट ऑफ द बोर मॉडल। अब थर्ड स्टेटमेंट का, इसके बाद भी कुछ बचा क्या? अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है, अभी आधा हुआ है बोर मॉडल। अब तीसरे स्टेटमेंट में देखते हैं कि बोर ने आखिर ऐसा क्या कहा, वो ज़रा देखते हैं। चलो देखिए, अब मैं इसको यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये नोट करने का जो सिस्टम है ना भाई, लिखने के साथ ही, हैव यू नोटेड दिस? नोट कर चुके हैं ना? हाँ। अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। देखिए अब देखो, रदरफोर्ड का मॉडल फेल क्यों हुआ था? क्योंकि चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन में से एनर्जी के एमिशन को एक्सप्लेन ना कर सका। और अभी तक एनर्जी वाला तो कोई सिलसिला आया ही नहीं अभी तक यहाँ पर, वो आता है थर्ड स्टेटमेंट में। बोर ने बताया कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, तब तक ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ना एनर्जी इमिट करेगा। यानी कि मैक्सवेल की थ्योरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर लागू नहीं हो रही। कि जब तक इलेक्ट्रॉन, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन इट्स ऑन ऑर्बिट, इन स्टेशनरी ऑर्बिट, नाइदर एनर्जी विल बी इमिटेड नॉर एब्जॉर्ब। कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने पाथ में चक्कर लगा रहा है गोल गोल, अपने ही ऑर्बिट में, अपना ऑर्बिट मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम
NH/2 के बराबर हो, उस पाथ में जब तक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तब तक इलेक्ट्रॉन न तो एनर्जी इमिट करेगा और न एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। बट एनर्जी इमिट तो होती है, एब्जॉर्ब भी होती है। फिर कब एनर्जी इमिट होगी, कब एब्जॉर्ब होगी, चल उसको भी ज़रा देखते हैं। पहले इस चीज़ को अपन लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन इट्स orbit, when electron revolve in its orbit, neither energy is emitted nor absorbed। पहली चीज, when electron revolve in its orbit, neither energy is emitted or nor absorbed। न तो एनर्जी बाहर निकलेगी और न एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। बट एनर्जी इमिटेड भी होती है, एब्जॉर्ब भी होती है। तो अब कैसे पता लगा इमिट होती है, एब्जॉर्ब भी होती है? यदि एनर्जी इमिट ना होती है, दीवार हमको दिखती ही नहीं, आप दिखाई नहीं देते हैं, आवाज़ आती है बस मेरी, आपको मैं दिखाई नहीं देता है। यदि एनर्जी इमिट ना होती, अच्छा केवल इमिट ही होती तो एनर्जी खत्म हो जाती है एक दिन, इसलिए एब्जॉर्ब भी होती है। पहले एब्जॉर्ब होती है फिर इमिट होती है। मैं इसलिए दिख रहा हूँ क्योंकि चारों तरफ से एनर्जी आ रही है, इसे बल्ब से आ रही है, ट्यूबलाइट से आ रही है, पीछे ट्यूबलाइट से आ रही है, लाइट की शक्ल में एनर्जी आ रही है और एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, फिर इमिट भी हो रही है। अब इमिटेड एनर्जी के फिक्स वेवलेंथ है, उसके अकॉर्डिंग कलर दिखते हैं हमको, कहीं लाल रंग, कहीं पीला रंग, कहीं नीला रंग। जो आंखों के द्वारा जो देखने का प्रोसीजर है वो इमिटेड एनर्जी के कारण ही है। हमें जो चीज़ बेंच हरी दिख रही है, क्यों दिख रही है? क्योंकि इसमें से ग्रीन कलर की वेवलेंथ निकल रही है। अब खाली निकलती तो एक दिन एनर्जी खत्म हो जाती उसकी, तो आ भी रही कहीं से, कहाँ से आ रही है? ऊपर बल्ब जल रहा है वहाँ से आ रही है, लाइट एनर्जी आ रही है ना, तो पहले एब्जॉर्ब कर रहा है फिर इमिट भी कर रहा है वो सब। उसमें से एनर्जी कौन है इमिट कर रहा है, कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है वहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स मिलकर एटम बनते हैं, एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं और अलग अलग मॉलिक्यूल से अलग अलग सब्सटेंस बनते हैं। तो जिस सब्सटेंस से ये ग्रीन पेंट बना हुआ है ना, हरे रंग का जो वार्निश बना हुआ है, कलर बना हुआ है, वो ग्रीन कलर की वेवलेंथ को वहाँ से इमिट कर रहा है। इमिट क्यों कर रहा है? क्योंकि कुछ एब्जॉर्ब भी कर रहा है, वो पहले एब्जॉर्ब करेगा फिर इमिट करेगा। तो किसी भी सब्सटेंस में से जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन, इमोशन और इमिशन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है। हमेशा इलेक्ट्रॉन ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट भी करता है। लेकिन कब कब एब्जॉर्ब करेगा, कब इमिट करेगा, बस यही बोर ने बताया। तो बोर ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन किसी अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी इमिट करता है, ये इमिशन का साइन है ये। और जब लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में जाता है तो भाई एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ये एब्जॉर्प्शन का साइन है ये। यहाँ पर एनर्जी इमिट होगी, यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। सब अपर से लोअर में आएगा तो एनर्जी इमिट क्यों होगी? एनर्जी इमिट लोअर से अपर में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों होगी? तो भाई इसलिए होगी क्योंकि अपर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होती है, लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है। सब ज़्यादा क्यों होती है, कम क्यों होती है? आप यहाँ इस बिल्डिंग में चौथी मंजिल पर बैठे हुए हैं ना, तीसरी मंजिल पर, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। और जो नीचे बैठे हैं ग्राउंड फ्लोर में, उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपकी? mgh। एच क्या हाइट है, हाइट है एच, यही तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है ना, mgh। एच का हाइट है। अच्छा, ज़मीन से आपकी हाइट ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है। किन के कंपेयर में ज़्यादा है? जो नीचे बैठे हैं उनकी तुलना में ज़्यादा है।
तो जैसे जैसे ज़मीन से हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो आप लोगों की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। आप भी जब ऊपर से नीचे जाओगे ना तो एनर्जी घटेगी। घट के कहाँ जाएगी? एटमॉस्फेयर में चल जाएगी। वो दिखेगी नहीं, घटेगी तो सही, दिखेगी नहीं वो। ठीक वो बात यहाँ भी है। अच्छा, ऊपर से नीचे जाने पर एनर्जी घटती क्यों है, या नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती क्यों है? ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऐसा हो रहा है। क्योंकि जमीन, ये धरती माँ हम सबको आकर्षित कर रहा है, अट्रैक्ट कर रही है, अपनी तरफ बुलाती है हमेशा है। ये हमसे बहुत प्यार करती है जमीन, ये इतना कि छोड़ना नहीं चाहती हो। और इस प्यार को क्या बोलते हैं भाई साइंटिफिक लैंग्वेज में? ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं, ये साइंटिफिक लैंग्वेज में है। बट आध्यात्मिक भाषा में क्या बोलते हैं कि धरती माँ हमको दूर जाने ही नहीं देना चाहती है, वो इतना प्यार करती है हमसे। दैट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब भी आप इस प्यार के विरोध में जाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को भी कोई ना कोई खींचता है, न्यूक्लियस खींचता है। हमको ज़मीन खींच रही है। आप जितना ज़मीन से ऊपर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन को कौन खींच रहा है? न्यूक्लियस। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी बढ़ेगी। हमारी हाइट बढ़ेगी ना ज़मीन से, एच, हमारी एनर्जी बढ़ेगी। और उस इंक्रीज एनर्जी का नाम क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। ठीक ऐसा इलेक्ट्रॉन के लिए भी है। हमें ज़मीन खींच रही है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच रहा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी। सब कौन सी एनर्जी बढ़ेगी? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी वहाँ भी। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन अपर शेल में है तो एनर्जी ज़्यादा है, लोअर में तो एनर्जी कम होगी। तो अपर से लोअर में जाएगा तो बाकी एनर्जी कहाँ जाएगी? सपोज करो इस फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 5 यूनिट है, थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मान लीजिए 2 यूनिट है। तो जब 5 से 2 में जाएगा तो डिफरेंस कितना होगा? 3 का डिफरेंस होगा। 3 यूनिट एनर्जी बाहर निकल चुकी होगी। समझ में आ गई बात? 3 यूनिट एनर्जी बाहर निकल चुकी होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन अपर शेल से लोअर शेल में आएगा तो एनर्जी इमिट करके आएगा, और लोअर से अपर में जाएगा तो एब्जॉर्ब करके जाएगा। आप भी यहाँ चढ़ के सीढ़ी चढ़ के ऊपर आते हो ना, अब एनर्जी ना हो तो कोई सीढ़ी चढ़ सकता है क्या? तो पहले एनर्जी एब्जॉर्ब किए, कहाँ किए? घर पे नाश्ता करके आए हैं हम, वो एनर्जी है। हमारा फूड हमारी एनर्जी है। मत खाओ 2-3 दिन फिर चढ़ के बताओ कोई, घर से नीचे भी नहीं उतरेगा वो, एनर्जी जीरो, वर्क जीरो हो जाएगा। तो पहले एनर्जी एब्जॉर्ब की इन टर्म ऑफ द फूड, फिर इमिट भी होगी फिर वो, ठीक है ना? यहाँ भी कुछ ऐसा हो रहा है। तो एनर्जी इमिट भी होती है, एब्जॉर्ब भी होती है। बट इमिट कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन अपर से लोअर में आएगा। और एब्जॉर्ब कब होगी? जब लोअर से अपर में आएगा। तो वही चीज़ यहाँ बोर मॉडल का इस पार्ट है, थर्ड स्टेटमेंट का। अब बट देखिए कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप, हम इसको जंप कहेंगे, हम इसको ट्रेवल नहीं कहेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके नहीं आता, जंप करके आता है। ये जंप और ट्रेवल में फर्क है। जंप और ट्रेवल में फर्क है। क्या फर्क है भी देखेंगे अपन। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम अपर ऑर्बिट टू लोअर, एनर्जी इज इमिटेड, एनर्जी इमिट होती है। एंड इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर टू अपर ऑर्बिट, लोअर टू अपर ऑर्बिट, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, ये एनर्जी के इमिट और एब्जॉर्ब होने का
कंसेप्ट। अब कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, कितनी इमिट होगी, वो उन ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होती है। यदि इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 4 से 3rd में आ रहा है, तो दोनों ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस इमिटेड होगा और वो डिफरेंस ही एब्जॉर्ब भी होगा। यदि इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 3rd से 2nd में आ रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन 3rd पर है, वहां से 2nd में आ रहा है, तो 3rd ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी, 2nd में कम होगी, तो दोनों का डिफरेंट क्या होगा, इमिटेड हो जाएगा, और दोनों का डिफरेंट ही एब्जॉर्ब होगा। जब इलेक्ट्रॉन 2nd से 3rd में जाएगा तो ये डिफरेंट ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन 3rd से 2nd में आएगा तो एनर्जी का डिफरेंस ही इमिटेड होगा। तो अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है ना, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी है, या जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू कौन सा अमाउंट, जो इमिट हो रहा है, जो एब्जॉर्ब हो रहा है, इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस, ये एनर्जी डिफरेंस के इक्वल है। किसका एनर्जी डिफरेंस के इक्वल है, डिफरेंस बिटवीन रिलेटेड ऑर्बिट, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रिलेटेड ऑर्बिट, यानी कि वो ऑर्बिट जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन जंपिंग कर रहा है, उन ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के बराबर का अमाउंट इमिट होगा और एब्जॉर्ब होगा। चलो एक डायग्राम से और इसको समझ लेते हैं। ये डायग्राम नोट कर चुके होंगे, हो गया? देखो, नोट करने के बारे में आपको बता दूं, बोर्ड के लिखी हर चीज़ आपको नोट करनी है, बिना पूछे, बिना पूछे साहब ये उतार लें या नहीं उतारे, भाई उतारना ही है, उतारना ही है, ठीक है ना। ये तो अब देखिए एक डायग्राम बना करके और इसको अपन क्लैरिफाई करते हैं लास्ट स्टेटमेंट को। देखो, ये मान लीजिए कोई ऑर्बिट है एटम का, ये न्यूक्लियस, और ये अपर ऑर्बिट है, ठीक। इस लोअर ऑर्बिट को मैं नाम दे देता हूँ N1 ऑर्बिट, अपर ऑर्बिट को नाम दे दिया N2 ऑर्बिट। अब कोई नंबर है N1 N2। अब जब इलेक्ट्रॉन अपर से लोअर में आएगा, ये इलेक्ट्रॉन, तो भाई एनर्जी इमिट करेगा। मान लो N2 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E2 है, N1 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, E1 है। अब जब इलेक्ट्रॉन अपर से लोअर में आएगा तो एनर्जी इमिटेड होगा, तो अब कितनी एनर्जी इमिट होगी, देखो, तो इमिटेड एनर्जी यानी कि डेल्टा E वो होगा E2 माइनस E1, इतनी एनर्जी इमिट होगी। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन लोअर से अपर में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा, तो अब यहां पर जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी होगी, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी वो भी डेल्टा E के बराबर होगी, क्योंकि ये एनर्जी का डिफरेंस ही मीट होगा और ये एनर्जी का डिफरेंस ही एब्जॉर्ब भी होगा। तो ये भी आपके किसके इक्वल होगा, E2 माइनस E1 के इक्वल होगा। फर्क इतना हो रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपर से लोअर में आ रहा है तो इमिट कर रहा है एनर्जी, यहाँ लोअर से अपर में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, बट फर्क इतना सा है, ये एनर्जी बाहर निकल रही है और एनर्जी अंदर आ रही है, बस। ये आपके थर्ड स्टेटमेंट है बोर मॉडल का। तो बोर एटॉमिक मॉडल के 3 स्टेटमेंट हैं, ठीक है ना। टाइम जरा 1 मिनट देखते हैं कितना टाइम हो रहा है। टाइम तो अरे भाई और हो गया टाइम तो।